प्रशांत जी और उनकी माँ उमा जी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, मलेशिया रहते हैं। पूरी दुनिया में इनका कारोबार फैला हुआ है। अभी AI पर काम कर रहे हैं, चैट GPT पर काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे कंपनियों के से इनका जुड़ाव है। अपनी कंपनी भी रही, वो एक्सेंचर में गया, बहुत सारी बातें वो खुद अपनी जर्नी आपको बताएंगे। कैसे सहरसा में नेशनल कॉन्वेंट से पढ़ करके कैसे ऊंचाई तक 32 साल में कंपनी के CEO हो गए। कान फिल्म महोत्सव जानते हैं, उसके जूरी रह चुके हैं फ्रांस में। इतने बड़े शख्सियत आपके सामने है, सहरसा से बन के गए तो आप भी बन सकते हैं। हम इनको इसलिए कहे कि नहीं जल्दी आओ, तुम कुछ बोलो बच्चों को कि सहरसा में पढ़ करके जाके कहाँ पहुँच गया और नया नया क्या क्या किया। हम भी आज सुनेंगे कुछ नहीं, हर एक बार जब आते हैं तो कुछ नई बात बता कर जाते हैं। अब हम ये करने वाले हैं, अब ये होने वाला, अब ये करने जाएंगे। सामान्य व्यक्ति लगते हैं नहीं, अंदर से अति सामान्य नहीं, हाँ कह सकते हैं अति सामान्य है, लेकिन असाधारण भी है, अति साधारण भी है। मलेशिया में इनके घर पर हम पिछली बार गए भी थे, लेकिन कितने हजार लोग इनके साथ काम करते हैं आप सुनिएगा। उन्हीं से हम प्रशांत जायसवाल जी को बुलाना चाहेंगे। जैसा हमने बताया, सहरसा के रहने वाले, अब मलेशिया में रहते हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी जर्नी। पप्पू भैया की सतत निष्ठा समाज निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण के प्रति, धर्म संस्कृति के प्रति में उनकी विद्वता, ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए हमेशा से काफ़ी प्रेरणामयी रही हैं। गायत्री मंदिर सहरसा के लिए मेरा जो भी योगदान रहा, ये उन्हीं से प्रेरित है, उनके अच्छे कामों से, उनके समाज के प्रति निष्ठा से। मैं उनकी तरह इतना प्रखर वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुभवों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि दुर्गा पूजा का अवसर है। मैं माँ दुर्गा की कहानी जब सोचता हूँ तो मुझे उसमें एक बड़ी ख़ास बात दिखती है। माँ दुर्गा का जो उद्भव हुआ था, जब महिषासुर ने दुनिया में बहुत अत्याचार फैलाया, तो सारे बड़े बड़े देवताओं ने एक साथ मिलकर उनकी उत्पत्ति की और उनके अलग अलग हाथों में सबों ने अपनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, जिनके पास जो सबसे बड़ी शक्ति थी, वो उन्होंने माँ दुर्गा को सौंपा। और माँ दुर्गा का जो इतनी शक्ति है, ऐसी सर्वशक्तिमान, वो इसीलिए है क्योंकि उन्हें अलग अलग देवताओं की जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो उनको मिली। तो वो एक बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, बेस्ट सबके डिवाइन पावर को कलेक्ट करके वो पावर बनाया गया, वो शक्ति बनाई गई। मुझे लगता है कि माँ दुर्गा के भक्त होने के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण हम सबों के अंदर माँ दुर्गा का वो अंश है, वो प्रेरणा है, वो आशीर्वाद है। हमारे आसपास हम समाज में कई ऐसे लोगों से मिलते हैं, इंटरनेट के थ्रू, आप लोग जो लोग इंटरनेट पे हैं, इंटरनेट के थ्रू कई ऐसे लोगों से वहाँ भी मुलाकात होती है, सुनने का मौका मिलता है, किताबों में कई चीज़ें होती हैं। तो हम भी अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रेरणा, अलग अलग शक्ति, अलग अलग बातें सीखें और उनकी शक्तियों को अपनी शक्ति बनाएं। तो माँ दुर्गा की तरह हमारे पास भी 10 अलग अलग शक्तियाँ हो सकती हैं, जो अपने अपने आप में बहुत ही विलक्षण शक्ति है। तो अभी कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखी जाए तो वो बिल्कुल ही, मतलब आधी अर्थव्यवस्था अब इंटरनेट पे चल रही है। दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सरकारें हैं, आम जनता का भी जो काम है, वो सारा कुछ अब कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू होने लगा है और होता ही चला जाएगा। ख़ास करके यहाँ जो यंग लोग हैं, जब बड़े होंगे तो और भी ये चीज़ें मुख्य माध्यम बन जाएंगी किसी भी तरह के काम के लिए। इंटरनेट पे हर तरह की चीज़ें होती हैं। इंटरनेट एक भौतिक विश्व की ही तरह है, वहाँ भी अच्छी चीज़ें भी हैं, गलत चीज़ें भी हैं। उन सारी अच्छी गलत चीज़ों के सम्मिश्रण में हम क्या अपने लिए चुनते हैं, वो बिल्कुल हमारे पे निर्भर है। तो
जब माँ दुर्गा की बात हो रही है तो मैं कंप्यूटर और इंटरनेट युग के 3 महिषासुरों के बारे में बात करूँगा, तो जो कि हमें इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से मिलता है। पहला तो झूठ का महिषासुर। अभी सूचना हर जगह है, सोशल मीडिया पे आप देखें, व्हाट्सएप पे देखें तो सैकड़ों हज़ारों मैसेजेस आते रहते हैं। सारे मैसेज एक जैसे नहीं होते, उसमें कई चीज़ें बड़ी प्रेरक होती हैं। अगर आप पप्पू भैया के मैसेजेस को पढ़ते हो या और भी स्रोतों से कई अच्छी बातें आती हैं, लेकिन कई बातें झूठ होती हैं, कई बातें नफ़रत, घृणा, इंसान को इंसान से नफ़रत सिखाती है। गलत तरह से चीज़ों को तोड़ मोड़ कर भी प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इंटरनेट की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में अब हमारे व्यक्तित्व पे है, हमारे संस्कार पे है, हमारी अपनी सूझबूझ पे है कि हम कैसे अच्छी चीज़ों का ग्रहण करें और जो गलत चीज़ें हैं, जो झूठी चीज़ें हैं, जो कोई एक मायावी जाल की तरह, इंद्रजाल, इंटरनेट को इंद्रजाल भी कुछ लोगों ने हिंदी में बोला है, तो एक मायावी जाल की तरह महिषासुर का जो मायावी युद्ध था वो एक इंटरनेट के थ्रू समझिए गलत लोग चला रहे हैं हमारे खिलाफ। तो उसको कैसे अलग किया जाए, उसको कैसे छोड़ा जाए और अच्छी चीज़ों का ग्रहण किया जाए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ख़ास करके जो युवा लोग हैं, जो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, उनको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। पर मैंने कई बुज़ुर्गों को भी देखा है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है कई बार। तो उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और हमेशा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, अपनी सूझबूझ को ज़िंदा रखें, उसको परखने में कि कौन चीज़ अच्छी है, सही है और कौन चीज़ गलत है, झूठ है। ठीक है, ये पहला महिषासुर है, झूठ का महिषासुर। दूसरी बात मैं कहूँगा डिस्ट्रैक्शन का महिषासुर। पहले मनोरंजन लोगों को चाहिए होता था तो आप टीवी के सामने बैठिए या किसी से मिलने जाइए, 4 बातें कीजिए। अब तो ऐसा है कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, हमेशा सतत मनोरंजन का क्रम चलता ही रहता है। वो कंटेंट इनफाइनाइट है, अनंत है। इतना कंटेंट है कि आप पूरी ज़िंदगी 100 साल तक बैठ करके क्षण भी अगर वॉच करें तो भी वो ख़त्म नहीं होगा। अरबों घंटे का वहाँ कंटेंट है और एक से एक वाहियात और बकवास कंटेंट भी भरा हुआ है। उसमें इंटरनेट पे 1 से 5% कंटेंट ही है जो कि यूज़फुल है, जो कि मनोरंजन भी अच्छे मनोरंजन होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि तकनीकी ने मोबाइल के रूप में हमारे हाथ में एक ऐसी चीज़ डाल दी है कि अगर आप चाहें कि फालतू चीज़ों से दिमाग भरा रहे दिन भर मनोरंजन के नाम पर, तो वो संभव है। और वो डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में, आपके व्यक्ति निर्माण में, आपके चरित्र निर्माण में, जिसके बारे में पप्पू भैया हमेशा बातें करते हैं, उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। तो एक बार फिर ये आपके खुद की सूझबूझ, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, आपके आत्मनियंत्रण, आप कितना अपने आप को आत्मनियंत्रित कर पाते हैं, और जो कि एक आध्यात्मिक शक्ति से शुरू होती है, एक सेल्फ अवेयरनेस, एक अपनी समझ से शुरू होती है। तो वो नियंत्रण कैसे यूज़ किया जाए, ताकि ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप कंटेंट से अपने आप को एंटरटेन ही ना करें, लेकिन आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी है कि कभी ऐसे मन हुआ तो लोग थोड़ा देर वॉच कर लिया, एंजॉय कर लिया, लेकिन ऐसा ना हो कि वो आप पे हावी हो जाए, कंटेंट आपको नियंत्रित करने लगे। और ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपका जो नियंत्रण है वो तो ख़त्म ही हो गया, देखते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा, और उससे अपने आप को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि मोबाइल आपके पॉकेट में है, कई बार मोबाइल के पॉकेट में आप होते हैं, क्योंकि मोबाइल आपको नियंत्रित कर रहा होता है। और ये चीज़ जो असली ज़िंदगी है, असली चरित्र है, संस्कार है, काम है, उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए मोबाइल यूज़ करें, ज़रूर करें, लेकिन हमेशा ये चीज़ अपने आप को रिमाइंड करते रहें कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ, मैं मोबाइल को अपने आप को कंट्रोल ना करने दूँ। आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, मोबाइल को आपका इस्तेमाल ना करने दें। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है, और वो है डिस्ट्रैक्शन का महिषासुर। ठीक है, तीसरी चीज़, आखिरी चीज़ जो मैं बोलूँगा,
आज दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कई तरह की अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन कई तरह की समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। अभी देखिए दुनिया भर का जॉब मार्केट काफ़ी टाइट है, नौकरियां नहीं हैं। आईआईटी से पढ़ के बच्चे निकल रहे हैं, वहाँ पे आधे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आम लड़के लड़कियों की तो बात ही छोड़ दी जाए। और ये जो ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये ट्रेंड ज़रूरी नहीं है कि ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये कई दुनिया के कई देशों में है। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि रोज़गार का पीछा छोड़ के, जॉब का पीछा छोड़ के आप कौशल का पीछा करें, स्किल का पीछा करें। हमारे यहाँ जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो सारा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे होता है कि परीक्षा कैसे पास करें और डिग्री कैसे लें, राइट? कि किताब ख़त्म करें, परीक्षा पास करें, डिग्री लें। डिग्री लेने के बाद सोचा जाएगा कि नौकरी कैसे मिले, और नौकरी नहीं मिलता है कई साल कोशिश करने के बाद, तो फिर लोग कुछ बिज़नेस करते हैं या इस तरह से। लेकिन अगर आप इस तरह से डिग्री का सिर्फ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिग्री इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी एक रास्ता है, अगर आप सिर्फ डिग्री के पीछे अंधाधुंध भागने की बजाय अगर कौशल अपने आप में विकसित करें, स्किल, कि मैं कोई एक ऐसा काम सोचूं जिसमें मुझे सच में रुचि हो, और उस काम में मैं पढ़ाई करके, प्रैक्टिस करके, लोगों को ऑब्ज़र्व करके, इंटरनेट पे उसका सारा, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, विकिपीडिया पे इतना कंटेंट है, खान एकेडमी में इतना कंटेंट है, उससे रिलेटेड कोर्सेज करके एक प्रैक्टिकल ढंग से अपने आप को किसी एक काम के लिए इतना सक्षम बनाओ कि मुझे नौकरी अगर मिल गई तो नौकरी मिल गई, नहीं तो मैं अपना खुद का काम कर सकूं, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकूं, अपना खुद का काम कर सकूं, मेरी ज़रूरत हो। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि जैसे अमेरिका जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, मलेशिया जैसे देशों में अगर आप बिजली मिस्त्री भी हैं कि आपको बिजली का काम आता है, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं उसमें, तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपको नल का ही काम आता है और उसमें आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं ज़िंदगी में, बहुत पैसे कमा सकते हैं, अपनी कंपनी चला सकते हैं इस तरह से। या आपको गाड़ी ही ठीक करने आता है, तो हमारे देश की शिक्षा पद्धति में एक बहुत बड़ा जो गैप रहा है, जो अब लोग समझ रहे हैं और उसको थोड़ा बहुत एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मानसिकता बदलने में पीढ़ी लग जाती है। तो अगर आप सबों को ये टेंशन है कि आगे क्या करना है, और लड़कियों के साथ तो एक अलग समस्या और होती है कि शादी के बाद सोचती हैं कि काम करें भी ना करें, और एक समाज का है कि ना भी करें तो समाज में इतना लोग बुरा नहीं मानते, तो वो और भी ज़्यादा ये है कि अपना जो भगवान ने आपके अंदर इतनी संभावना दी है, इतनी शक्ति दी है, उसका पूरी तरह से परिष्कार नहीं हो पाया, वो दबा का दबा रह गया। परिवार बच्चों के बीच में लोग बच करके रह जाते हैं, बाद में लगता है कि कुछ करना चाहिए था। तो अगर आप लोग अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं किसी भी तरह से, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि सिर्फ डिग्री को चेज़ ना करें, कौशल को चेज़ करें। कोई स्किल एरिया पकड़ें जिसमें आपको सच में अंदर से रुचि हो, और जिसमें लोग उसके लिए पैसे देने के लिए, आपको पता है कि उसमें लोग देने के लिए तैयार होते हैं, और उस कौशल को अपने अंदर डेवलप करें, और उसमें जितना अच्छा से अच्छा बन सकते हैं बने, पढ़ के भी, प्रैक्टिस करके भी, क्योंकि कौशल के साथ एक बहुत बड़ी बात तो ये है कि ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। ये हिस्ट्री की किताब नहीं है कि पढ़ लिए पूरा 11-12 तक हिस्ट्री में PhD कर लिए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा। तो कौशल अकाउंटिंग है, ऐसे कई क्षेत्र हैं, कुछ कला में ही एक से एक कौशल होते हैं। आप कोई कौशल, अगर आप पढ़ाई कर भी रहे हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं भी, तो आप एक अपने अंदर एक कौशल ऐसा डेवलप कीजिए, एक प्रैक्टिकल स्किल जिसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत हो, और उसमें बहुत अच्छा बनिए। फिर आप नौकरी पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है?
तो ये मैं आखिरी बात कहूँगा, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ बच्चे कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कंप्यूटर की पढ़ाई मान लीजिए यहाँ तो 6 महीने ही होती है, लेकिन कंप्यूटर तो एक दरवाज़ा है, एक खिड़की है समझिए, जिससे कि एक पूरी दुनिया आपकी उंगलियों पे है। वहाँ इतना ज्ञान है, इतना कुछ सीखने के लिए है, इतने कोर्सेज हैं, इतना इंटरेक्शन से लोग सीख सकते हैं। तो मेरी ये आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग इस खिड़की का जितना अच्छा से अच्छा इस्तेमाल कर सकें। और वो जो 3 महिषासुर के बारे में मैंने बात की थी, झूठ का महिषासुर, डिस्ट्रैक्शन का महिषासुर और बेरोजगारी का महिषासुर, इन तीनों महिषासुर का आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद से दमन कर सकते हैं। ठीक है। और अंत में मैं जो पहली बात बोली थी वो बोलूँगा कि आप सब माँ दुर्गा को अपने अंदर महसूस करें और सोचें कि एक सांकेतिक 10 हाथ हम सबों के पास है। आप कहाँ से क्या सीख सकते हैं, अपने अंदर क्या शक्ति अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं, इस बारे में सोचें। आप सब माँ दुर्गा बने। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।